पत्थरों से खून बहते देखा, बेटे बकरियों की तरह बॉडी पे बॉडी, बॉडी पे मैंने देखी। कितनी देर हम मार खाते रहेंगे? बंगाल में हम मार खाएं, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जाए, अक्षरधाम मंदिर अमेरिका के ऊपर हमला हो, कनाडा के अंदर हनुमान मंदिर पे हमला हो, लेकिन हिंदू बोले तो फिर बिट्टा साहब, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं मुंबई में भी हुई, देश के कई इलाकों में हुई, दिल्ली में हुई और अब पहलगांव में हुई है। इस रात की सुबह नहीं है और अगर इस रात की सुबह ढूंढनी है तो पाकिस्तान को तो एक करारा जवाब देना पड़ेगा। सहमत हैं? मैं देखो, पहली बात तो कहूंगा, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां जो बालाकोट की स्ट्राइक के अंदर सवाल पूछती थी, जो 370 धारा जो हटी फिर लगाने की बात करती थी, पहले तो उन पॉलिटिकल पार्टियों को खुल के अपने सामने आना होगा। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, बंद कमरे में रखो, 3 दिन वही खाना हो, 3 दिन वही बैठक हो, एक्शन हो जाए, कामयाबी मिल जाए, सब घरों में चले जाए। ना अपनी पत्नी से बात करें, ना अपने बच्चों से बात करें, एक्शन करें। बाद में गलत चर्चा ना हो, तमाशबीनी ना हो संजय राउत की तरह कि यहां भी गोलियां चले, यहां भी बम चले। ये लोग तो सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, जनाब भगवान के आगे बम चले, गोलियां चले, 26/11 की घटना हो, पार्लियामेंट की घटना हो, जगह जगह पे पटाखे चले, जगह जगह पे ट्रेनों पे ब्लास्ट हो, और हम राजनीति करें। यही सोच है इनकी। इनको मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों को आज से 6 साल पहले की बात पूछना चाहता हूं। बिट्टा साहब, लेकिन इस राजनीति की और राजनीतिक विडंबना की बात अलग है। यहां तो देश की अस्मिता आ गई ना सामने। पर्यटकों को भी नहीं छोड़ा, चुन चुन कर मारा, कपड़े उतार कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। अब आप राजनीति की चिंता करेंगे, विपक्ष के लोगों के उन बयानों की चिंता करेंगे, या मुंह तोड़ जवाब? क्यों नहीं चिंता क्यों ना करेंगे? उनका भारत नहीं है क्या? क्या कोई इमाम सामने आए? क्या सिख धर्म के कोई धर्म गुरु सामने आए? क्या किसी ने निंदा की? अब बिट्टा बोले तू सिख कौम के खिलाफ, बिट्टा बोले तू फिरका परस्त, वाह भाई वाह। हिंदू मार खाता रहे, हिंदू सब जगह पे मार खाता रहे। हिंदू बोले तो फिरका परस्त, हिंदू बोले तो बीजेपी, हिंदू बोले तो आरएसएस, हिंदू बोले तो नफरत फैलाने वाला, और हिंदू मार भी खाता रहे। मारते रहो। 19,000 पंजाब में मार दिए, अब यहां भी मारते रहो। क्या हिंदू को धर्म नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म नहीं है क्या? हिंदू धर्म क्या बेटे बकरियां सबने समझ लिया क्या? हिंदू धर्म के नाम पे मारा या नहीं मारा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। हिंदू कहना ही गुनाह है। अगर कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं फक्र से कहता हूं अगर कोई सिख है, मेरे से पूछो मैं कौन हूं, मेरे से पूछो मैं कौन हूं। मैं पहले भारतीय हूं। बेटा साहब, क्या उन लोगों की चिंता की जाए ऐसे समय में, उन लोगों की चिंता की जाए जो गिरे हुए बयान दे रहे हैं, जो नफरती भाषण कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों की चिंता की जाए, या उस चेहरे को सबक सिखाया जाए जो बार बार इस तरह की हरकतें करता है, बार बार भारत की एकता अखंडता पर चोट पहुंचाता है और बार बार इस तरह के आतंकवादी हमले करता है? मैं आपको जवाब देता हूं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पीओके चाहिए। हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये, ठीक है, हमें पीओके चाहिए। किस तरीके से चाहिए हमें मालूम नहीं। हम नहीं कहते जंग करो फलाना, हम झूठे बयान नहीं देते, भड़काऊ प्रदर्शन ना। हमें पीओके चाहिए, और पीओके आज ले सकते हैं। आज फ्रांस, आज अमेरिका, आज ऑस्ट्रेलिया, आज रशिया, आज पूरी दुनिया इस भारत के साथ खड़ी है। उन्होंने निंदा की है। आज हमारे पास वक्त है। आज कई पॉलिटिकल पार्टियां भी खड़ी हैं। आज हम पीओके ले लें, पीओके हमारा है, हम ले लें। हमें श्रद्धांजलि मिल जाएगी। कुर्बानी है, समझ लो ये कुर्बानी होगी। जैसे आगे पुलवामा में कुर्बानी हुई थी, 370 धारा हटी, कैंपों को तबाह किया, बालाकोट के अंदर कुर्बानी होगी। हमारा बदला चुक गया। हमें पीओके चाहिए। इनकी चालों की ऐसी की तैसी। आपने बहुत अच्छी बात कही बिट्टा साहब, और देश से ये आवाज भी उठ रही है कि हमें पीओके चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने दर्शकों को एक अपडेट दे दूं कि प्रधानमंत्री आवास पर जो सीसीएस की बैठक चल रही थी, कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और
इंटेलिजेंस के चीफ मौजूद थे, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव मौजूद थे और इस बैठक में रणनीति बनाने की कोशिश की गई। तीनों सेनाओं के मुखिया मौजूद थे और सरकार का वो इंतजार कर रहे थे कि सरकार फैसला ले और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। क्या फैसला हुआ अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये उच्च स्तरीय बैठक है, बहुत सारे मामलों में गोपनीयता होती है, भारत की सुरक्षा से संबंधित मामला है। लेकिन सरकार ने अपने सख्त संदेश ठीक उसी तरह से दे दिए जिस तरीके से एमएस बिट्टा साहब बता रहे थे कि देश के गृह मंत्री कश्मीर पहुंच गए, देश के प्रधानमंत्री अपना दौरा सऊदी अरब से छोड़कर बीच में वापस आ गए और देश की सुरक्षा को लेकर बैठक चल रही है। मनोहर हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता, उन्हीं के पास चलेंगे। मनोहर, संकेत क्या इस बैठक से, सीसीएस से? ये बिल्कुल सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। करीब 2.5 घंटे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चली है। राजनाथ सिंह अभी बाहर निकले हैं, लेकिन अमित शाह, जयशंकर दोनों अभी अंदर ही मौजूद हैं। जैसा कि सूत्र बता रहा है कि इसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि 7 बजे करीब एनए की ब्रीफिंग होनी थी, वो अब टल गई है। कुछ देर के बाद हो सकती है कि एनए इस पर घोषणा करे कि भारत की ओर से डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को कैसे पटकनी देनी है, कि क्या हमें डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि इस बैठक में राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं की ओर से क्या तैयारी की गई है, क्या वहां पर स्थिति रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस बैठक में बताया गया है कि वहां पर किस तरह से इंटेलिजेंस ने काम किया, क्योंकि इस बैठक में इंटेलिजेंस के आईबी के चीफ भी मौजूद थे, रॉ के चीफ मौजूद थे और सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे। और वहीं जयशंकर की ओर से डिप्लोमेटिक तरीके से क्या, किस तरह से हम पाकिस्तान के साथ जवाब दे सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी, क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी दी। जब एनए की ओर से पूरी ब्रीफिंग होगी तब औपचारिक तौर से पता चल पाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान को इस हमले के लिए किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन याद होगा कि इस बैठक से पहले ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। हमारी सरकार जो है टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाती है और जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया है उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो लोग हैं वहां तक पहुंचेंगे और कुछ वक्त में, कुछ ही समय के बाद जो है तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। जी मनोहर केसरी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, वो बता रहे हैं कि बैठक हो चुकी है, राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री बाहर निकल चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मनोहर प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक सामने मौजूद है। मनोहर, पूरे देश से यह संकेत निकल कर आ रहा है, यह गुस्सा लोगों को निकल कर आ रहा है कि पाकिस्तान को इस तरीके से करारा जवाब दिया जाए। यह सरकार का इंटरनल मामला है, यह सुरक्षा संबंधी मामला है। सरकार तय करेगी, उसकी रणनीति तय करेगी कि कैसे जवाब दिया जाए और कैसे इस रात की सुबह क्या वाकई हो पाएगी। लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार इस बात का जिक्र करता है, वो अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश करता है। अब इंतहा हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये संकेत साफ निकल कर आ गए हैं कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का अगर कोई सरपरस्त है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की ही सरजमी से आतंकवाद निकल कर आता है और पहलगांव इसका एक और उदाहरण है। तब जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद हैं, इस बात की धमक उनके कानों तक, उनकी आंखों तक भी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ तब जबकि देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर थे, उस वक्त ये बड़ा संकेत हुआ है। और ये संकेत 18 अप्रैल को ही साफ तौर पर पीओके के रावलपिंडी में देखा गया, रावलकोट में देखा गया, माफ कीजिए, जब भारत के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वहां की सेना के प्रमुख मुनीर की बातों में भी यह साफ तौर पर झलक रहा था। उस वक्त यह संकेत आ चुका था, ये महसूस हो चुका था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ रच रहा है और ज़रूर कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहा है और वो सामने आ गया। तो क्या माना जाए तब जबकि पूरे विश्व में संकेत इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं कि वो भारत के साथ हैं और भारत को एक और बड़ी आतंकवादी घटना को झेलना पड़ा है, तो भारत कोई सख्त संदेश देगा?
देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें भारत सरकार की ओर से, तो भारत सरकार की तमाम जो सेना है, चाहे नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, या फिर हम इंडियन आर्मी की बात करें, सभी अपनी ओर से तैयार है। उनको अलर्ट कर दिया गया है, एलओसी में भी अलर्ट है। और वहीं सभी सेना के प्रमुख ने रक्षा मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उनको बता दिया गया है कि जैसे ही हमें हरी झंडी मिलेगी हम एक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा कल से लेकर के अब तक विश्व पटल पर जिस तरह से पाकिस्तान की छिछलालेदरी हुई है, अब ट्रंप की बात करें, पुतिन की बात करें, या हम फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष की बात करें, या इटली की राष्ट्राध्यक्ष की बात करें, सभी लोगों ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ जो है सो कंधा से कंधा मिला करके नजर आया है और सपोर्ट करने की बात की है। ट्रंप ने कहा है कि हम जो है इस मामले में आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान ये चाह रहा है कि हम उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, तो इसको वो भूल जाएं। इस बार जो है सो करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक्स पोस्ट पे लिखा कि जब ये घटना घटी तो हम इसके बाद और ज़्यादा मजबूती से उभरेंगे, मजबूत होकर के खड़े होंगे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे साफ संकेत है कि भारत सरकार एक ठोस रणनीति बना करके पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा। जैसा कि हमने पुलवामा अटैक के बाद भी देखा, उड़ी मामले में देखा। तो जिस तरह से भारत सरकार की अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत, क्योंकि पूरा देश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा देश उबल रहा है, पूरे देशवासियों में गुस्सा है। जिनसे बात होती तो वो कहती है आखिरकार सरकार जो है उसे किस तरह से टैकल करने वाली है। तो बिल्कुल अभी कुछ देर के बाद एमईए की प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है, उसमें कुछ औपचारिक ऐलान हो सकता है कि क्या हम पाकिस्तान से अपना डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ लें या वहां के उच्चायुक्त को वापस बुला लें, बड़ा या फिर हम संकेत किस तरह से है। एमईए की अटैक प्रेस करें, कॉन्फ्रेंस होगी, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें क्या संकेत निकल कर आते हैं उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया हम करेंगे मनोहर का, जो हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने से। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, पहलगांव आतंकी हमले से जुड़ी हुई खबर यह है कि कश्मीरी युवक ने एक पर्यटक की जान बचाई। कंधे पर घायल पर्यटक को रखकर वो दौड़कर इलाज कराने के लिए पहुंचा। कश्मीरी युवा शाहजाद अहमद की ये हिम्मत है। आप देखिए किस तरीके से इस कश्मीरी युवक ने एक लड़के की जान बचाई। जब वो घायल था वो उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये लड़का खून से लथपथ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये पर्यटक है और कश्मीरी युवा शाहजाद अहमद ने ये हिम्मत दिखाई। शरदेंदु जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे संकेत ऐसे भी हैं शरदेंदु जी, कई ऐसे मुस्लिम भी हैं जो बताते हैं कि वो मानवता के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। इंडिया न्यूज वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें एक कश्मीरी युवक, मुस्लिम युवक, एक पर्यटक को अपने कंधे पर लादकर, जो कि खून से लथपथ है, वो ये भी दहशत में, दोनों दहशत में, कश्मीरी युवक भी दहशत में है और एक युवा जो पर्यटक है, जो खून से लथपथ है, वो भी दहशत में है। वो उस दहशत में उसको घायल अवस्था में अपने कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाकई एक बेहतर है, जो सुकून देता है कम से कम हिंदू मुस्लिम एकता का। जी हाँ मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये देखता हूँ कि एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी की कैसे मदद कर रहा है और किस तरीके से उठा के लेके जा रहा है। जब इस तरीके का क्राइसिस है, जब इस तरीके की फायरिंग हुई, जिस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से लोगों को मारा गया है, उसमें दिखाता है कि कैसे भाईचारा पनपता है। ये दिखाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग और हमारे हिंदुस्तान के किसी हिस्से का कोई भी नागरिक, उनमें अंतर नहीं, उनकी भावनाएं सेम है। वो एक सच्चे हिंदुस्तानी है, मानवता की मदद करते हैं। और ऐसे समय में जब क्राइसिस है, इस समय जब लोग हताहत हैं, जाने जा रही हैं, तो उस समय जाति धर्म नहीं देखा जाता है। उस समय एक हिंदुस्तानी दूसरे की मदद करता है। यही हमारा हॉलमार्क है। और आज की डेट में मैं तो मानता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप भी जिस तरीके से इस अटैक को कंडेम किया है, सारे के सारे लोग एक मंच में हैं। इसको कोई अलमी जामा पहनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके का रेटोरिक है, जिस तरीके की चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे का अटैक कौन
कौन है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, कोई रिलीजियस स्टेटमेंट देने की जरूरत है। एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र की अस्मिता पे हमला किया है, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? एक सेना दूसरे की सेना को कैसे काटेगी, ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान पे किसी भी चीज का असर नहीं होता, ना तो डिप्लोमेटिक प्रेशर का, ना ही किसी पॉलिटिकल प्रेशर का। आज की डेट में उसकी सेना इम्यून हो रखी है। उनको पता है पाकिस्तान की लीडरशिप कहीं से भी भीख मांग के जो भी रिसोर्सेज लाएगी उस पर पहला हक पाकिस्तान की आर्मी को होगा। और पाकिस्तान की आर्मी को 1971 में सबक सिखाया था, 20 साल आराम से निकले। अब समय आ गया है कि इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, सेना को इसका जवाब देना पड़ेगा। और तमाम तरीके के टेररिस्ट कैंप, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, स्पेशल ऑपरेशन हो, आपको वर्टिकल जाके इस पे आपको तमाम तरीके की एयर स्ट्राइक करनी पड़े या एस्केलेट करना पड़े, उसको आप देखिए। आज की डेट में देखिए पाकिस्तान बल्कनाइजेशन की स्टेज में है। किस तरीके से आप इस तरीकों का एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? क्यों नहीं इसको बाल्कनाइज करा दिया जाता? क्यों नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता? पाकिस्तान को इसका पेमेंट करना पड़ेगा। पाकिस्तान में आदमी को सबक सीखना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का जहां तक अस्मिता का सवाल है, हिंदुस्तान की जो धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, हिंदुस्तान में जो भाईचारे का सवाल है, वो धर्म जाति से ऊपर से उठ के है। सारे के सारे लोग कंधा मिलके देश के जाकर कोई आपत्ति आती है, इस तरीके के हमले होते थे, एकजुट होता है। तमाम तरीके की छोटी छोटी जो सोच के लोग बयानात देके जाते हैं, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और मूल रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। कॉज इसका क्या है? टेररिज्म। कॉज क्या है? पाकिस्तान। कॉज क्या है? आईएसआई। कॉज क्या है? वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और वहां आसिम मुनीर जिस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जिस तरीके के आतंकवादी आकाश रावलकोट के मंच पे जाके बोलते हैं, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। और यह समय है, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को एक बड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे काम करना पड़ेगा। इमीडिएट एक्शन है, आप उन सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करिए। इमीडिएट आप उनके सिंपैथाइजर को पकड़िए और उनको न्यूट्रलाइज करिए। और उसके बाद आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे काम करना पड़ेगा, जिसमें बाल्कनाइजेशन शामिल है, तमाम तरीके की रिस्ट्रिक्शन शामिल है, और किस तरीके से पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने की जरूरत है। वो आसानी से मानने वाले नहीं है, हार्ड एंड सोल्जर हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा, उनको बाल्कनाइज करना पड़ेगा। यही एक आंसर दिखता है, नहीं तो इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं आगे होती रहेंगी। मेरा मानना है कि एक जो आज सीसीएस की मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा, वो एक बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप होगा। उसके इमीडिएट इफेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन अगले आने वाले 2 से 3 महीने में इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान किस तरीके से ब्लीड कर रहा, आप देखेंगे किस तरीके से टेररिस्ट कैंपों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, किस तरीके से खलबली मच रही है। पाकिस्तान को सतर्क रहना है, इसलिए पाकिस्तान घबराया हुआ कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए पाकिस्तान को सतर्क रहना है। और पाकिस्तान घबराया हुआ, और उसने नूर खान हवाई अड्डे पर अपने लड़ाकू विमान भी तैनात कर रखे हैं इस दहशत के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरदंदू जी का, शुक्रिया करेंगे शोहेल काजमी साहब का जो मेरे साथ बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। पहलगांव आतंकी हमले से जुड़ी हुई जयपुर पहुंच चुका है मृतक नीरज उदवानी का शव। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी है देखने के लिए, उनका शव देखने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा देखने के लिए। आप देखिए जयपुर से तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें कि जयपुर में मृतक नीरज उदवानी का शव पहुंच चुका है। वहां पर तमाम उनके जानकार, परिचित के लोग और कई लोग पहुंच चुके हैं उसे देखने के लिए। जिस 28 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, और इस हादसे के बाद जितने भी लोग इस हादसे में मारे गए हैं, उनके परिजनों को उनका शव उनके पैतृक स्थान पर पहुंचा दिया जा रहा है। और इसी खबर पर बात करने के लिए रज़ाउल्लाह खान जयपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जो नीरज उदवानी जी का शव है वो राजधानी जयपुर पहुंच चुका है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, वो तमाम अधिकारी जो उनका शव है उनको रिसीव करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिसके बाद अब उनके पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पर ले जाया जा रहा है। बाकायदा इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जो तमाम लोग हैं, जो तमाम प्रशासन और शासन के अधिकारी हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके अलावा जोगाराम पटेल की बात की जाए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात की जाए, वो तमाम लोग इस काफिले में शामिल हैं। जो मेरे सामने एम्बुलेंस देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्क्रीन पर, ये उसी एम्बुलेंस के अंदर जो नीरज जी का पार्थिव देह है उनको उनके निवास स्थान पर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाकायदा तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट से
तमाम भारी सुरक्षा के बीच में उनका जो पार्थिव देह है वो उनके निवास स्थान जो मॉडर्न टाउन है वहां पर ले जाया जा रहा है। मालवीय नगर इलाके के रहने वाले थे, दुबई के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम है वो किया करते थे, अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे। अभी 2023 के अंदर उनकी 26 महीने पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद जिस तरीके से कश्मीर वो घूमने के लिए गए थे, उसके बाद कहा जा सकता है कि जो तमाम वहां पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले के अंदर तकरीबन 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 से ज्यादा लोग अब भी घायल हैं, जिनका जयपुर जिनका जो देश का अलग अलग जो जम्मू कश्मीर का अस्पताल है वहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जो नीरज जी के पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पर ले जाने के लिए तमाम जो प्रशासन और शासन के अधिकारी हैं वो तमाम लोग यहां पर मौजूद है। चाहे से तमाम टीम की बात की जाए वो टीम भी यहां पर मौजूद है और तस्वीरों में देखा जा सकता है, चाहे से जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की बात की जाए, कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की बात की जाए या फिर तमाम आला अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और उनके जो पार्थिव देह है उनको जयपुर एयरपोर्ट से उनके निवास स्थान पर ले जाया जा रहा है। बाकायदा तस्वीरों के अंदर देखा जा सकता है कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, जो जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की बात की जाए वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम उनके अब घर पर जो नीरज जी का शव है उसको ले जाया जाएगा। जिस तरीके से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम को लेकर पूरे देश के अंदर काफी ज्यादा उबाल नजर आ रहा है, काफी ज्यादा जो गुस्सा है वो आतंकवाद के खिलाफ देखने को मिल रहा है। उसके बाद कहा जा सकता है कि जो तमाम रोष है वो यहाँ पर जयपुर में भी देखने को मिला था। जो तमाम आला अधिकारियों की बात की जाए वो तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके शव को अब जिस तरीके से जो यहाँ पर उनके शव को यहाँ पर लाने की जो तमाम कार्रवाई है उस तमाम कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। हम देख सकते हैं रजा, हमारे संवाददाता जयपुर हवाई अड्डे से सीधे नीरज जी के जहां उनका घर है वहां के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके शव को रिसीव किया राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने।